एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो इन दिनों हर जगह चर्चा में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। ये सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो हमारे देश के सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से नया रूप दे सकता है। सोचकर देखिए, क्या 1 अरब से ज्यादा आबादी वाले इतने विशाल और विविधता से भरे देश को सिर्फ एक ही कानूनी ढांचे से चलाया जा सकता है? भारत जैसे देश में, जहां कहा जाता है कि हर कुछ किलोमीटर पर मान्यताएं और परंपराएं बदल जाती हैं, क्या वहां एक सिंगल कानून काम कर सकता है? ये सिर्फ एक लीगल पहेली नहीं है, बल्कि हमारे समाज के ताने बाने से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर इस एक कानून का विजन क्या है। हम इसके पक्ष में समानता के तर्कों को समझेंगे, बहुलवाद या प्लूरलिज्म की चुनौतियों पर बात करेंगे, कुछ राज्यों के मॉडल्स को देखेंगे और अंत में समझेंगे कि ये एक क्रांति के बजाय क्रमिक विकास कैसे हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके संवैधानिक आधार की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इस पूरे विजन के बारे में क्या कहता है और इसकी नींव कहाँ से जुड़ी है। यूसीसी को लेकर अक्सर काफी कंफ्यूजन रहता है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा प्रस्तावित सेक्युलर कानून है जो शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और बच्चा गोद लेने जैसे मामलों में हर धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉज की जगह लेगा। मतलब नियम सबके लिए एक जैसे होंगे, चाहे किसी की धार्मिक आस्था कुछ भी हो। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई नया विचार नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और हमारे संविधान निर्माताओं का ये एक स्पष्ट विजन था। हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में साफ लिखा है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। उनके लिए ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि हमारी अलग अलग धार्मिक पहचान और एक राष्ट्रीय नागरिकता के बीच एक मजबूत पुल बनाने का तरीका था। समय समय पर देश की अदालतें भी इसकी याद दिलाती रही हैं। 1985 के ऐतिहासिक शाह बानो केस से लेकर 2017 के शायरा बानो केस तक सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि पर्सनल लॉज किसी भी इंसान की समानता और गरिमा के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकते। और अब तो बात 2026 तक कुछ राज्यों में इसके लागू होने तक पहुंच गई है। अब इस बहस के दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। पहले बात करते हैं उन मजबूत तर्कों की जो यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करने की वकालत करते हैं। यूसीसी का समर्थन करने वालों का सबसे बड़ा तर्क ये है कि भारत अब इसके लिए पूरी तरह तैयार है। क्यों? क्योंकि एक यूनिफॉर्म कोड उन पुरानी पितृसत्तात्मक परंपराओं को खत्म कर सकता है जो महिलाओं के खिलाफ है। सोचिए, ये असमान संपत्ति के अधिकारों को ठीक करेगा, एक तरफा तलाक जैसी प्रथाओं को रोकेगा और सबसे बड़ी बात, ये सुनिश्चित करेगा कि किसी भी महिला के अधिकार सिर्फ इस बात से तय न हो कि वो किस धर्म में पैदा हुई है। ये जेंडर जस्टिस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके समर्थकों की तरफ से एक और बहुत ही गहरा पॉइंट सामने आता है, संवैधानिक नैतिकता बनाम सामाजिक नैतिकता। उनका तर्क है कि एक कॉमन कोड समाज में बंटी हुई अलग अलग सामाजिक नैतिकताओं से ऊपर उठकर हमारे साझा संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करता है। इससे देश और समाज में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना और भी मजबूत होती है। और ये सब सिर्फ हवाई बातें या थ्योरी नहीं है। हमारे पास इसका एक जीता जागता उदाहरण मौजूद है, गोवा। गोवा में दशकों से अपना एक सिविल कोड काफी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इसने वहां के कानूनी और न्यायिक सिस्टम को काफी सरल बना दिया है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि एक सुव्यवस्थित और समान प्रणाली जमीन पर भी बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर सकती है। लेकिन किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए हमें उन बड़ी चुनौतियों और जायज चिंताओं पर भी बात करनी होगी जो इसे पूरे देश में लागू करने के खिलाफ उठाई जाती हैं। यूसीसी के आलोचक एक बहुत ही अहम सवाल उठाते हैं कि क्या अचानक से पूरे देश में एकरूपता थोपने से हमारी विविधता खत्म नहीं हो जाएगी। उदाहरण के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों और छत्तीसगढ़ में रहने वाले कई आदिवासी समूहों को ये डर है कि कहीं उनके सदियों पुराने और अनोखे प्रथागत कानून पूरी तरह मिट न जाएं। इसके अलावा बहुत से लोग इसे अनुच्छेद 25 यानी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दखलंदाजी मानते हैं। और हाँ, अल्पसंख्यक समुदायों में ये भी गहरी चिंता है कि कहीं उन पर बहुसंख्यकों की प्रथाएं जबरन न थोप दी जाएं। संस्कृति और धर्म से इतर इसका एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू भी है।
सोचिए, टैक्सेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF जैसी पुरानी प्रणाली को अचानक खत्म करना, या इतने सारे अलग अलग समुदायों के जटिल विरासत कानूनों को एक धागे में पिरोना। ये कागजों पर जितना आसान लगता है, असल में ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल और कानूनी दुस्वप्न बन सकता है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए अब एक नया अप्रोच अपनाया जा रहा है। पूरे देश में एक साथ लागू करने के बजाय कुछ राज्य इसे अपने स्तर पर आजमा रहे हैं। ये राज्य मॉडल भविष्य के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड या ब्लूप्रिंट का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तराखंड इसे 2025 तक लागू करने की तैयारी में है और उन्होंने समझदारी दिखाते हुए कुछ आदिवासी क्षेत्रों को इससे बाहर रखा है। वहीं गुजरात का लक्ष्य 2026 का है और वो लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने जैसी कुछ नई चीजें जोड़ रहे हैं। इन मॉडल से हमें ये समझने में मदद मिल रही है कि इसके व्यावहारिक समाधान क्या हो सकते हैं और जनता का रिएक्शन कैसा हो सकता है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अगर हम भविष्य की ओर देखें तो इस पूरी डिबेट से एक स्पष्ट और संतुलित रास्ता निकलकर सामने आता है। समाज में बिना किसी बड़े घर्षण या टकराव के इसे आगे बढ़ाने के लिए अचानक ऊपर से कोई नियम थोपने के बजाय एक क्रमिक विकास की जरूरत है। इसके 3 मुख्य कदम हो सकते हैं। पहला, जितने भी मौजूदा पर्सनल लॉज हैं उन्हें पहले एक जगह लिखकर कोडिफाई किया जाए। दूसरा, सभी समुदायों और हितधारकों के साथ बैठकर लंबी बातचीत हो और एक आम सहमति बने। और तीसरा, इसे एक झटके में ना लाकर अलग अलग चरणों में धीरे धीरे लागू किया जाए। सच कहें तो असली बहस ये होनी ही नहीं चाहिए कि हम सब पर एक रूपता कैसे थोपें, बल्कि फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम समानता कैसे सुनिश्चित करें। असली मकसद सबको जबरदस्ती एक ही सांचे में फिट करना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि कानून की नज़र में हर इंसान को गरिमा और समान सुरक्षा मिले। इस एक्सप्लेनेटर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। क्या किसी भी राष्ट्र को समानता और विविधता में से किसी एक को चुनना मजबूरी है, या फिर हम एक ऐसा कानून बना सकते हैं जो इन दोनों की ही हिफाजत करे? इस पूरी कानूनी और सामाजिक यात्रा की असली परीक्षा यही होगी कि क्या हमारा देश एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर पाएगा जो व्यक्ति की गरिमा और समाज के बहुलवाद दोनों का दिल से सम्मान करे। सोचने वाली बात है ना? इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।